हाँ जी। तो हमने अभी तक बेसिक हम लोग एक्चुअली 42D पर है, जिसमें हम ये समझ रहे हैं कि अगर तेरे को फॉरेन मार्केट्स में, नॉन डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है, जिसके थ्रू तो इन्वेस्ट कर सकता है। तो हमने उसमें सबसे पहले तो समझा था डायरेक्ट इन्वेस्टिंग, फिर हम लोग ने वर्किंग समझी थी डिपॉजिटरी रिसीट्स की। उसमें हमने ये समझा कि अगर टीसीएस को यूएस में सिक्योरिटी इशू करनी है, मतलब यूएस से पैसा रेस करना है अपनी इक्विटी बेच के, तो दो ऑप्शन है, या तो ये यूएस में डायरेक्ट लिस्टिंग कर दे जैसे बाकी यूएस कंपनीज लिस्ट होती हैं, या फिर ये डिपॉजिटरी रिसीट वाला मेथड यूज करे। डिपॉजिटरी रिसीट के अंदर ये क्या करता है, ये कस्टोडियन बैंक को अपॉइंट करता है, उस कस्टोडियन बैंक को ये $100 मिलियन वर्थ के शेयर्स इशू कर देता है। शेयर्स किसके पास रखे होते हैं? बैंक के पास रखे होते हैं। बैंक के पास शेयर्स रखे होते हैं तो बैंक के पास तो रिजर्व है, बैंक के पास वैल्यू रखी हुई है। तो बैंक क्या करती है, उस वैल्यू के अगेंस्ट में डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू कर देती हैं। और ये जो डिपॉजिटरी रिसीट है ये मार्केट में जाके ट्रेड होती है। यहां तक सब लोगों को क्लियर है? जब इंडिया, ध्यान से सुनना, जब इंडिया लंदन में जाके अमेरिकी डॉलर में पैसा उठाएगा तो उसको बोलूंगा मैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। समझना, जब इंडिया यूएस जाके अमरीकियों से अमरीकी डॉलर में पैसा उठाएगा ये मेथड यूज करके, तो मैं उसको बोलूंगा अमेरिकन डॉलर डिपॉजिटरी रिसीट। ठीक है? लंदन, समझना, आप मुझे बताओ, लंदन कनाडा में जाके यूएसडी के अंदर पैसा रेस कर रहा है, क्या बोलेंगे, एडीआर की जीडीआर, ग्लोबल या अमेरिकन? तू अमेरिका में जाके अगर रेस करेगा तो ही एडीआर है, ध्यान रखना। ठीक है? अच्छा, इसके अंदर एक चीज और है, टीसीएस ने ये शेयर्स इसको इशू करे और आगे की किसी भी प्रोसेस के अंदर टीसीएस इन्वॉल्व ही नहीं है, इशूअर है टीसीएस, ये इन्वॉल्व ही नहीं है। समझना, तो क्या होगा, उसको बोलेंगे हम स्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरी रिसीट। यहां पर कौन इन्वॉल्व है? बैंक इन्वॉल्व है। प्लीज अंडरस्टैंड, समझिए। दूसरी चीज, सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया आपको। एक्चुअली स्पॉन्सर्ड डीआर के अंदर क्या है कि इशूअर जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, वाया बैंक एक्टिविटी जरूर हो रही है, बट यहां पर ये जो डिपॉजिटरी रिसीट है ना, इसके अगेंस्ट में वोटिंग राइट्स एंड रिटेलर के पास है। वोटिंग राइट्स एंड रिटेलर के पास है। क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी स्पॉन्सर डीआर में? देखो, दो तरह के डीआर इशू हो सकते हैं। एक होता है स्पॉन्सर डीआर। स्पॉन्सर डीआर में क्या होगा, होगा तो बैंक के थ्रू ही इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये पूरी प्रोसेस के अंदर डायरेक्ट इशूअर इन्वॉल्व रहता है। नंबर वन। नंबर टू, जो मेरा रिटेलर है उसको इस रिसीट के अगेंस्ट में मीटिंग्स के अंदर वोटिंग राइट मिलता है। तो डेफिनेटली अगर इसको वोटिंग राइट मिल रहे हैं, क्या माइनॉरिटी आ गया क्या यहां पर एक बंदे के पास, छोटा सा अगर एक रिसीट लेके बैठा है तो माइनॉरिटी आ गया ना। उसके अगेंस्ट में सर अनस्पॉन्सर्ड डीआर क्या होते हैं? अनस्पॉन्सर्ड डीआर होते हैं, टीसीएस ने 100 मिलियन शेयर्स इशू करे बैंक को, बैंक ने डिपॉजिटरी रिसीट इशू करी, वोटिंग राइट किसके पास है? गोल्डमैन के पास है। वोटिंग राइट एंड रिटेलर के पास नहीं है। सुनना मेरी बात, अब क्या वोटिंग राइट उसके पास है जिसके पास $100 मिलियन के शेयर्स हैं? एब्सोल्युटली। क्या वो उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है क्या गवर्नमेंट को? सेल्फ प्रोटेक्टेड है भाई। जो बंदा 700-800 करोड़ रुपए, 900 करोड़ रुपए लगा सकता है, क्या उसमें इतना दिमाग नहीं है कि कहां पर वोटिंग करनी है और कहां नहीं करनी है? समझना, तो यहां पर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट कम स्ट्रिक्ट हो जाती है। चलिए काम कीजिए, ये जो 42.2 लिखा हुआ है इधर, ये वाला, इसके नीचे जगह है यहां पर, ठीक है, यहां पर नोट कीजिए, इस जगह पर 42D जहां एलओए से स्टार्ट हो रहा है वहीं पर ही लोअर मार्जिन में नोट कीजिए कि ये काम कैसे करता है। इधर लिखना डी आर, ओनरशिप सर्टिफिकेट फॉरेन कंपनीज शेयर्स issued and traded in
यूएसडी के नीचे लिखना इसमें शेयर्स issued by company and held by custodian bank, held by custodian bank. यहाँ देखिए बैंक इशू डीआर टू रिटेलर्स, बैंक डीआर इशू करता है रिटेलर्स को। ठीक है, इसको अपन ने हाईलाइट भी नहीं करा ना, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग हाईलाइट करा हुआ है क्या? डायरेक्ट इन्वेस्टिंग हाईलाइट कर लिया था, यस या नहीं? कर लिया था, ठीक है। डिपॉजिटरी रिसीट पे आइए आप, डिपॉजिटरी रिसीट पे आइए। रिप्रेजेंट ओनरशिप in foreign firm traded in market of countries in of other countries. Bank deposit shares of foreign firm and issue receipts representing ownership. Depository bank act as custodian, manage dividend, stock split, other events. Investors do not have to convert foreign currency to foreign currency. वैल्यू ऑफ डीआर इज अफेक्टेड बाय, ये हाईलाइट भी करना, इसको अंडरलाइन भी करना। वैल्यू ऑफ डीआर इज अफेक्टेड बाय एक्सचेंज रेट, फंडामेंटल्स, इकोनॉमिक इवेंट्स, अदर फैक्टर्स। मेरे को एक बात बताओ, रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर प्राइस क्या सारे इकोनॉमिक इवेंट्स के कारण इंपैक्ट होगा? होगा, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो एडीआर या जीडीआर लिस्टेड है, ठीक है, एडीआर होगा तो अमेरिका में लिस्ट होगा, जीडीआर होगा तो कहीं भी लिस्ट हो सकता है, यूरोप में, कनाडा में, कहीं भी हो सकता है। वो क्या इकोनॉमिक इवेंट्स के अलावा इंडिया और यूएसडी और आईएनआर की रिलेशनशिप के ऊपर भी इंपैक्ट करेगा क्या? बिल्कुल करेगा ना। समझ रहे हो? बैंक के पर आप तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कीजिए, समझना। इसके बाद इफ फर्म इज इन्वॉल्व विथ इशू, depository receipt is sponsored DR, otherwise unsponsored. Sponsored DR provides investor voting rights subject to greater disclosures. In unsponsored, bank retain voting rights. In unsponsored, bank retain voting rights. ये वाला जो पैराग्राफ है, ये वाला पैराग्राफ को ऐसे करके लिख दो इंपॉर्टेंट, ताकि आप इसको पढ़ लो एक बार ध्यान से। छोटी सी चीज है वो, याद मतलब ये क्या है ना, ये अगर अभी एक बार समझ गए तो समझ गए, 10 दिन में भूल जाओगे स्पॉन्सर्ड क्या है, अनस्पॉन्सर्ड क्या है, समझना। और ज्यादा उल्टा है, इसको अगर याद करने का तरीका तो ऐसा समझ लेना, देखना। आइडियली में डीआर को अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में अपन बोलते हैं तो अपन स्पॉन्सर्ड तब मानते क्या जब बैंक बीच में होता और वोटिंग राइट बैंक रखता। समझ रहे हो कि सारी चीजें बैंक सेट कर रहे हैं तो इट इज स्पॉन्सर्ड बाय बैंक, समझना। बट यहां पर बिल्कुल उल्टा है, उसको अनस्पॉन्सर्ड बोलते हैं। जब बैंक वोटिंग राइट अपने पास रखता है, सारी चीजें बैंक खुद मैनेज करता है, इशुअर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा नहीं रहता है, दैट इज अनस्पॉन्सर्ड। ठीक है, चलिए। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, ठीक है, इसमें देखना, यहां साइड मार्जिन में लिखिए इशूड आउटसाइड होम कंट्री, मोस्टली लिस्टेड इन लंदन ऑब्लिक लग्जमबर्ग, BR लिख दिया लग्जमबर्ग। ठीक है, थर्ड पॉइंट, USD डिनोमिनेटेड फॉर non-US investors. एग्जाम्पल लिख लो, इन्फोसिस GDR listed in London.
इन्फोसिस जीडीआर लिस्टेड इन लंदन। ठीक है, आगे देखिए, एडीआर है, वहां पर नीचे लिखना, एडीआर में पॉइंट्स बनाना। ट्रेडेड इन यूएस, यूएस के एक्सचेंज में ट्रेड होता है, यूएसडी डिनोमिनेटेड। ठीक है, बैक्ड बाय अमेरिकन डिपॉजिटरी शेयर्स। जो शेयर्स आपने डिपॉजिट करे हैं उनसे ही बैक्ड है, वो तो जीडीआर भी बैक्ड ही है, इसने अमेरिकन डिपॉजिटरी शेयर्स लिखे। हाईलाइट करना, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट में आइए, इशूड आउटसाइड यूनाइटेड स्टेट्स, मोस्ट जीडीआर ट्रेडेड लंडन एंड लग्जमबर्ग, although not listed on US, usually denominated in US dollars, can be sold to US institutional investors. Not subject to capital flow restrictions, offer firm greater in and investor greater opportunities. ठीक। Firm usually chooses to list GDR in market. Many investors are familiar with the firm. American Depository Receipts, ADR, denominated in US dollars. ठीक है, trade in US, United States. ADR is the security on which ADR based is American Depository Shares. Trades in firms domestic market. आप TCS के जो शेयर्स हैं जो उसने अमेरिका की बैंक में पटक दिए उसको बोल रहे हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी शेयर्स। ठीक है, सम ADR अलाउ फर्म टू रेज कैपिटल इन यूएस और यूज द शेयर्स टू एक्वायर अदर फर्म्स। समझना, नीचे सम आर प्राइवेटली प्लेस्ड, सम आर प्राइवेटली प्लेस्ड। पलटिए पेज, ये जो टाइप्स ऑफ एडीआर आपको दिख रहा है, ये जो टाइप्स ऑफ एडीआर दिख रहा है ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और रूल 144A, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना, इस टेबल पे आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, यहां पर फिगर 42.1 के आगे लिख दो टाइप्स ऑफ एडीआर के आगे, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका लेवल 1 एडीआर है तो क्या वो एक्सचेंज में भी लिस्टेड होगा? नहीं होगा, वो ओवर द काउंटर ट्रेड करेगा। लिख रहा है ना, ट्रेडिंग लोकेशन क्या है? ओवर द काउंटर है। ठीक है, ट्रेडिंग लोकेशन क्या है? ओवर द काउंटर है। एक काम कर, ऊपर लिख यहां पर लेवल 1 OTC 2 and 3 एक्सचेंज 144A प्राइवेट, टॉप लाइन बना ले ऐसी। ठीक है, प्राइवेट, डन। उसके नीचे लिखना लेवल 1 2 3 SEC रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड। 144 है, प्राइवेट प्लेसमेंट है तो SEC के लिए रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, इधर ध्यान से, यहां पर साइड मार्जिन में भी लिख सकते हो आप, मैं लिखवा रहा हूं, आप कहीं भी लिख लेना जहां भी कंफर्टेबल हो। ओनली लेवल 3 and 4 can raise capital in US। समझना, लास्ट पॉइंट लिखना, लिस्टिंग एक्सपेंस इज हाई फॉर 2 and 3 बिकॉज ऑफ एक्सचेंज। यही दो हैं जो एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो इन दोनों की लिस्टिंग एक्सपेंस हाई आएगी। और किसकी आएगी? लेवल 1 तो OTC है, समझना, और लेवल 144A में तो प्राइवेट प्लेसमेंट हो रहा है।
चलो 1 मिनट में समझना जरा इधर, ये टेबल तोड़ दिया अपन ने। इधर देखना सब लोग, यहां पर ध्यान दीजिए। लेवल 1 ओटीसी है। ओटीसी मतलब तू और मैं टेबल पे बैठे और अपन ने डील करी, ठीक है। रूल 144 ए प्राइवेट प्लेसमेंट है। मैं बहुत सारे लोगों के पास गया, जनता के पास नहीं गया, बड़े बड़े एचएनआईज के पास गया और वहां से पैसा उठाया, ठीक है। लेवल 2 और लेवल 3 एक्सचेंज में लिस्ट हो जाता है एडीआर। एसीसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत कहां पड़ेगी? अगर मैं ओटीसी कर रहा हूं तो जरूरत पड़ रही है, यस पड़ रही है, ठीक है। अगर मैं लेवल 2 लेवल 3 कर रहा हूं तो जरूरत पड़ रही है, यस पड़ रही है। लेकिन अगर मैं प्राइवेट पे जा रहा हूं तो जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। लेवल 3 कैपिटल रेस कर सकता है और 144 ए कैपिटल रेस कर सकता है यूएस के अंदर। लिस्टिंग कॉस्ट जो है वो जो एक्सचेंज में लिस्टेड है उन्हीं की कॉस्ट ज्यादा आएगी, लिस्टिंग कॉस्ट तो उन्हीं की है। तो लेवल 1 में ओटीसी की तो कोई लिस्टिंग कॉस्ट ही नहीं है, लो है, वेरी लो, ठीक है। लेवल 2 और लेवल 3 एक्सचेंजेस में लिस्टेड है तो उनकी ओटीसी कॉस्ट हाई, उनकी लिस्टिंग कॉस्ट हाई है। 144 इज अगेन अ प्राइवेट प्लेसमेंट, समझना। तो अगर आपको बोलते हैं कि 3 लेवल है एडीआर के, उसमें से कौन सा पब्लिकली कैपिटल रेस कर सकता है, तो क्या बोलोगे? लेवल 3 करेगा बस। बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? क्लियर है? क्लियर है? यहां पर है ना, जो वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है इसके आगे लिख दो। अगर जगह बच रही है तो इसके आगे लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट के आगे, ओनली लेवल 3 कैन रेस कैपिटल। डेफिनेटली 144 तो है ही, बट 3 लेवल्स में से लेवल 3, समझना। ग्लोबल रजिस्टर्ड शेयर, इसके आगे बस एक लाइन में डालो, 1 शेयर मेनी मार्केट्स। अगर एक ही शेयर मल्टीपल एक्सचेंजेस में लिस्टेड है, समझना, क्या पॉसिबिलिटी होती है क्या कि एक ही शेयर अलग अलग करेंसीज में अलग अलग जगहों पर ट्रेड हो रहा है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? क्या कोको कोला जैसी कंपनी का शेयर हो सकता है ट्रेड मल्टीपल जगहों पर? अमेजॉन का शेयर हो सकता है ट्रेड, माइक्रोसॉफ्ट का हो सकता है, नेस्ले का हो सकता है, कोलगेट पोमलिव का हो सकता है। सब बड़ी ब्रांड्स है, ग्लोबल ब्रांड्स है, समझना। बास्केट्स ऑफ लिस्टेड डिपॉजिटरी ट्रेड, क्या ये इसको, ये बास्केट्स ऑफ लिस्टेड डिपॉजिटरी ट्रेड है, इसमें लेफ्ट में जाके लिखिए ईआर ईटीएफ ऑफ डीआरस। क्या ये डीआर के ईटीएफ जैसी बात कर रहा है क्या? एक्सचेंज ट्रेडेड है, समझ में आ रही है बात? कोई बोल रहा है कि लेवल 2 एक्सचेंज में लिस्टेड है तो कैपिटल रेस क्यों नहीं कर सकता? यह रूल बना हुआ है, मतलब देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट, ऑनेस्टली इट्स अ रूल, है तो है, क्या करेंगे, ठीक है। चलिए, यहां तक आप सभी लोगों को सब कुछ क्लियर है जी? यहां तक सभी लोगों को सब कुछ क्लियर है? चलिए, वेरी गुड।